हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज पूरी की पूरी केमिस्ट्री खत्म होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो समझ लीजिए 95% नंबर पक्के करके आओगे, ठीक है। क्योंकि पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर मैंने इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। और जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत चैप्टर नंबर 1 से करते हैं, बाकी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, हर साल ये क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, इसलिए अभी के अभी आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता क्या होती है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इसकी परिभाषा भी बनती है। तो इसमें हमको लिखना है, किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। क्या कहा गया कि मोलरता क्या है, उस विलयन में घुले हुए प्रति लीटर आयतन में ग्राम अणुओं की संख्या होती है, ठीक है। इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। यानी विलेय का भार उसके बटे में लिखेंगे अणुभार, और उस पूरे के बटे में लिखना है विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर विलयन का आयतन आपको लीटर में ही लिखना है, ठीक है। तो विलेय का भार, विलेय का अणुभार, उसके बटे में विलयन का आयतन लीटर में। समझ गए? मोलरता किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोलरता क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद में आता है इसी से मिलता जुलता मोल अंश। ध्यान से समझिएगा, मोल अंश क्या होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है मोल अंश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको लिखना है मोल अंश, जिसको हम मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहेंगे? मोल अंश को हम मोल प्रभाज के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिखना है विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज यानी मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मोल प्रभाज आपको निकालना है तो घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ऐसे आपको लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो यानी विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या, जिसका निकालेंगे वही घटक हो जाएगा। तो विलेय का निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या। ठीक इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन हल करने हैं। उसके बाद में इसी से मिलता जुलता मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर साल इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है, परासरण दाब क्या है? परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए, ठीक है। परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब के लिए व्यंजक कौन से हैं, यानी इसका सूत्र भी लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, चलिए समझते हैं। परासरण दाब में लिखना है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। क्या कहा गया? यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। इसका सूत्र होता है PV बराबर nRT। क्या हो जाएगा? PV बराबर nRT। अगर हमको सिर्फ P का मान निकालना है तो V यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगी, तो ये सूत्र बन जाता है P बराबर N बटे VRT। ठीक, तो ये दोनों सूत्र हैं इसके परासरण दाब के, तो आप लोग याद कर लीजिए। अगर न्यूमेरिकल आए तो इस पर जरूर हल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं?
समपराशरी विलयन, यानी नाम से ही पता चला है समपराशरी, जिसका पराशरण दाब समान हो, है ना। पराशरी मतलब पराशरण दाब, तो वही कहा गया है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है जिन विलयनों के पराशरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। यानी जिन भी विलयनों के पराशरण दाब समान होंगे वो सभी क्या है, समपराशरी विलयन है। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है। थोड़ी सी आप भी हेल्प कर दीजिए मेरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पराशरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। इसके आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है पराशरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखना है पराशरणी गुणांक से तात्पर्य आदर्श व्यवहार से विलयन की मात्रा है और पराशरणी गुणांक मोललता पर निर्भर करता है। इसकी परिभाषा ऐसी ही है, आपको एक दो बार याद करना पड़ेगा। कहते हैं कि पराशरणी गुणांक से तात्पर्य आदर्श व्यवहार से विलयन की मात्रा है और पराशरणी गुणांक मोललता पर निर्भर करता है। समझ गए, तो ये इस प्रकार से बहुत थोड़ा अटपटा है, लेकिन आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है चालकत्व। चालकत्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालकत्व क्या होता है। चलिए इसमें लिखना है किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। यानी किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। समझ गए, तो चालकत्व क्या होता है इसको परिभाषित करना है, तो आप लोग इसकी परिभाषा ही लिखिएगा, ठीक है। चालकत्व, पराशरणी गुणांक, समपराशरी विलयन, पराशरण दाब, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अभी आपको राउल्ट का नियम भी बताऊंगा और उसके बाद आपको बताने वाला हूँ अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। तो समझते हैं पहले कोलराउस का नियम क्या होता है। इस पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस नेगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। ये आपका सूत्र हो जाता है कोलराउस नियम का। यहाँ पे आप NaCl लीजिए तो एक प्लस में टूटता है एक माइनस में, यानी NaCl बराबर Na प्लस और प्लस Cl माइनस, है ना। तो इस प्रकार से एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। समझ गए, तो ये आपका हो जाएगा कोलराउस का नियम। उसके बाद में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है निर्नष्ट समीकरण क्या है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन बता सकूं। जितने क्वेश्चन बता दूंगा अगर आपने एक नज़र इस पे डाल दिया तो समझ लीजिए बिल्कुल इसी में से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर ना मिले तो कल की पेपर में आप लोग देख के उसके बाद हमको कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया जाता है निर्नष्ट समीकरण क्या है। तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। यानी इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। जैसे हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस 1 अपॉन M प्लस। ये पूरा सूत्र काहे का है, निर्नष्ट समीकरण
अगर पूछा जाएगा निर्दिष्ट समीकरण लिखिए तो आपको यही वाले समीकरण लिखनी है। E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF log 10⁻1/m+, है ना। तो ये पूरी हो जाएगी आपकी निर्दिष्ट समीकरण। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सभी लोग समझ चुके हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? शून्य कोट की अभिक्रिया प्रथम कोट की अभिक्रिया हर साल आती हैं, आपको याद करना है, ठीक है। अभी टाइम है, याद कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये भी हर साल आएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है अभिक्रिया के कोट को समझाइए। जैसे आपने कहा शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, है ना। तो आखिर अभिक्रिया की जो कोट है वो क्या होता है, वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोट को समझाइए। तो इसमें लिखेंगे कि अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। यानी कहने का तात्पर्य है अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है वेग। वेग क्या है ना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला बन जाता है, वेग नियम क्या होता है। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा वेग क्या है या वेग नियम क्या है, तब आपको यही वाला लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको लिखना है ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक। क्या लिखोगे? ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। यानी वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वो वेग नियम कहलाता है। समझ गए? तो अभिक्रिया की कोट क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, वेग नियम क्या है, आप लोग आसानी से ये सारे क्वेश्चन समझ चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हीलियम के दो उपयोग लिखिए। हीलियम के दो उपयोग कहाँ कहाँ हीलियम गैस उपयोग की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे दो इसके उपयोग हैं। पहला उपयोग गुब्बारों में तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। हीलियम गैस जो है वो गुब्बारों में भरी जाती है तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उपयोग होता है गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण मिलाया जाता है। यानी गोताखोर जो है समुद्र में या झीलों में नदियों में गोताखोर, यानी जो उसके अंदर पानी के जाते हैं वो गोताखोर होते हैं। तो वो एक सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन का, जिसमें जो अपने चेहरे पे लगा लेते हैं और पानी के अंदर भी सांस लेते हैं, वो वाला। ठीक है, तो उन्हीं के मिश्रण में जो सिलेंडर होता है उसी में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण मिलाया जाता है। हीलियम क्यों? क्योंकि हीलियम हल्की होती है इसीलिए। ठीक है, इस और हल्की होने के कारण इसको टायरों में, वायुयान जो है यानी जहाज जो हैं उनके टायरों में भरी जाती है ताकि ऊपर ज़्यादा वजनता ना बढ़े, है ना, इसीलिए। तो गुब्बारों में तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है और गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। समझ गए? तो हीलियम के दो उपयोग कौन कौन से हैं आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोड विभव क्या है
किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको आप अभी के अभी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है और किसी धातु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है वो उल्लेख करना है। तो इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात छड़ पर विलयन के सापेक्ष विभव आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को छड़ का इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ गए? तो इलेक्ट्रोड विभव कहें या फिर इलेक्ट्रोड कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है समझ गए। उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक कौन कौन से हैं वो भी देखिए। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखना है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है विलयन की सांद्रता, दूसरा है धातु की प्रकृति, तीसरा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, चौथा है ताप की परिस्थिति। ठीक है, तो ये 4 कारक होते हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में अगला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी P0 माइनस पी एस बटे P0। ठीक है, या फिर कह सकते हो P माइनस पी एस बटे P बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। ये वाला सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हो P0 माइनस पी एस बटे P0। ठीक, या फिर P माइनस पी एस बटे P, ये सिंपल वाला भी कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा N1 बटे N1 प्लस N2। समझ गए? तो ये सूत्र होता है राउल्ट का नियम। जहाँ पर P क्या है, P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं। P तथा PS जो है विलायक और विलयन के वाष्प दाब हैं। और N1 तथा N2 क्रमशः विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। N1 और N2 क्या है, विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। समझ गए? तो ये दोनों सूत्र और ये परिभाषा आपको याद करनी है। उसके बाद में आता है राउल्ट के नियम की सीमाएं, है ना। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो 3 सीमाएं हैं, समझिए। पहली है राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा है राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। तीसरा है राउल्ट का नियम उन पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय के कण वियोजित हों। समझ गए? तो 3 इनकी सीमाएं होती हैं। राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय के कण वियोजित होते हैं। समझ गए? तो ये है राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आप अगर आखिरी टाइम में ये पढ़ लेते हो तो समझ लीजिए 30 से 35 नंबर आप आसानी से पक्के कर सकते हो और आप आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।